स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में। जी हाँ, एक ये ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि इसके चलते पूरे शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है। और ये ऐसी समस्या है जो पूरे शरीर में यानी शरीर के हर अंग पर बुरा असर डालता है। क्या है ये डायबिटीज़? किन लोगों को डायबिटीज़ हो सकता है, और अगर डायबिटीज़ हो जाए तो हम क्या करें और क्या ना करें? डायबिटीज़ नहीं हो इसके लिए हम क्या करें, क्या ना करें? ये बहुत सारे बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं जिसका जवाब जानना आप सबको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि समाज में जो डायबिटीज़ है यानी मधुमेह है बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसकी बातें करेंगे। और चलिए, जो चर्चा का विषय है, आज चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर हिमालय कुमार झा हैं, जो कि मेडिसिन और डायबिटीज़ कंसल्टेंट हैं सदर हॉस्पिटल रांची में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से डायबिटीज़ यानी जो मधुमेह है, चीनी रोग जैसे लोग कहते हैं, इस तरह से बढ़ता जा रहा है हमारे समाज में कि अगर इसे नियंत्रण में नहीं लाया गया तो मतलब सबसे ज़्यादा जो आने वाले दिनों में जो समस्या का कारक होगा वो यही है, और आज के दिन में भी यही है। आप तो देखते होंगे एज अ डॉक्टर हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आज डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है। ये डायबिटीज़ क्या है सर, और कैसे लोगों को हो रहा है? मधुमेह एक रोग नहीं है जी, बल्कि एक सिंड्रोम है, रोग का समूह है। जी जी जी। जो आइदर इंसुलिन की डिफिशियंसी या इंसुलिन का प्रभाव हमारे ऊतकों पर नहीं पड़ता है, जिसके कारण होता है। जी जी। यह समस्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण होता है, ओबेसिटी के कारण होता है, और ख़ास करके वयस्कों में हो जाता है। वयस्कों में होता है, लेकिन अब किसी भी एज में ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। जी बिल्कुल, किसी भी एज में हो सकता है। और बिल्कुल सही कहा आपने, आजकल बहुत छोटी उम्र से ही ये जो डायबिटीज़ की समस्या है वो देखने में आ रही है। क्या ये मतलब हमारी जीवन शैली की पे ऊपर आधारित है? जैसे आपने कहा कि जो थोड़े मोटे लोग हैं उनको ज़्यादा होता है, तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि जो दुबले पतले लोग हैं उन्हें नहीं होता है डायबिटीज़? नहीं, इसका कई कारण है। एक तो जेनेटिक कारण है। जी। फादर मदर अगर डायबिटिक है तो होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा ओबेसिटी है, हमारी जीवन शैली, निष्क्रिय जीवन शैली है। हमारा जो फाइन कार्बोहाइड्रेट, जो जंक फूड हम सेवन करते हैं, किसी भी कारण से हम कैलोरी ज़्यादा लेते हैं जी, लेकिन उस कैलोरी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है, बढ़ जाती है, या नियंत्रण कर पाना मुश्किल होता है। यह कहीं ना कहीं वजन से और वंशानुगत कारण से, जी जी जी। कुछ दवाइयों के इफेक्ट से भी ये होता है, हमारे एंजाइटी और टेंशन से भी होता है। ये सारी कई चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ को बिल्कुल हमारे जो आधुनिकता की जो जिस तरह से हम जी रहे हैं आज के समय में, उसका भी ये परिणाम हो सकता है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ हम कहते किसे हैं? कौन सा लेवल होता है, किस लेवल को हम क्रॉस करते हैं, या फिर प्री डायबिटिक किसको कहते हैं? ये बहुत सारे मैडम, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि अगर हमारा शुगर फास्टिंग 100 और 125 के बीच में है तो उसे प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं। अच्छा, और खाने के बाद वाला पोस्ट प्रांडियल, जिसको खाने के 2 घंटे के बाद करते हैं, वो अगर 200 और 126 के बीच में जी है जी जी जी। तो उसे प्री डायबिटिक कहते हैं। और अगर वो 200 से ऊपर है और फास्टिंग 126 या ऊपर है तो उसको फ्रैंक डायबिटिक कहते हैं। अच्छा। यानी कि डायबिटिक होने के लिए आपको पोस्ट प्रांडियल खाने के बाद वाला शुगर 200 से ज़्यादा और फास्टिंग 126 या उससे ऊपर होना ज़रूरी है, नहीं तो हम उसको प्री डायबिटिक स्टेज कहेंगे। बिल्कुल। तो ये जो मात्रा है, ये मतलब फिक्स किया गया है कि अगर इससे अप डाउन हो तो हम इसे प्री डायबिटिक या जो भी आपने लेवल बताया है। और इसका दूसरा तरीका है कि हम लोग 3 महीने का शुगर लेते हैं। अच्छा। हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं। जब फ्रैंक डायबिटिक होते हैं तो उसमें 6.5 से ज़्यादा हमारा 3 महीने का शुगर यानी कि हीमोग्लोबिन A1C होता है, और 5.7 से लेकर के 6.5 के बीच में है तो हम लोग
प्री डायबिटिक बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो प्री डायबिटिक है सर, हम डायबिटीज़ की बात करेंगे, ये जो प्री डायबिटिक है ये बहुतों में हो जाता होगा, तो क्या इसमें कोई है दवा है या कोई तरीका है जो प्री डायबिटिक को हम डायबिटिक ना होने दें? आप आम लोगों के बीच में हमारी बातों को पहुंचाने के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि प्री डायबिटिक के कंडीशन में हम कैसे डायबिटिक होने से बचें या हम नॉन डायबिटिक हो जाए। नॉन डायबिटिक मैडम, मैं 2002 का एक ट्रायल है डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम, जो कि साइंटिफिक मैगजीन है NEJM, उसमें पब्लिश्ड हुआ था। अच्छा, और इस चर्चा में इसलिए आया कि 2 ग्रुप में मरीजों को डिवाइड किया गया। एक ग्रुप जो ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा था, दूसरा ग्रुप जिसमें मेटफॉर्मिन दिया जा रहा था। देखा गया कि जो ब्रिस्क वॉक करने वाले मरीज, प्री डायबिटिक मरीज हैं, वो या तो उनका शुगर ठीक हो गया या नॉन डायबिटिक हो गए जी। मेटफॉर्मिन वो 58% में ये गिराव देखा गया। लेकिन जो मेटफॉर्मिन वाले ग्रुप में है वो प्लेसिबो, जो कि ये दोनों या ना प्री डायबिटिक स्टेज में ना वॉक कर रहे थे ना मेटफॉर्मिन ले रहे थे, उनके रिस्पेक्ट में 35% जो है वो नॉन डायबिटिक हो गए। यानी कि ब्रिस्क वॉक जो है प्री डायबिटिक स्टेज में मेटफॉर्मिन से भी ज़्यादा डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम में देखा गया जी। और इसीलिए इसको NEJM में पब्लिश किया गया। जी जी। तो ये ब्रिस्क वॉक का जो शब्द आपने सर यूज़ किया है, बहुत लोग वॉक पे जाते हैं, लेकिन ब्रिस्क वॉक एक्चुअली क्या होता है ये थोड़ी बात समझ में नहीं आती। सर, आपके पास कई मरीज आते होंगे, हम भी देखते हैं, वॉक कर रहे हैं, फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, आराम से टहल रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है ये ब्रिस्क वॉकिंग? देखिए मैडम, जो NEJM में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था या साइंटिफिक डाटा के अनुसार देखा गया है कि अगर हम 100 स्टेप पर मिनट चलते हैं तो इसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं। दूसरा इसका डिफिनीशन है कि 3 to 4 माइल्स पर आवर हम चल लेते हैं, उसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं। अच्छा। तीसरा डिफिनीशन है कि 220 में से एज का, आपका जो एज है वो माइनस करके अगर 70% to 75% हम हार्ट रेट अगर अचीव कर लेते हैं तो उसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं। मोटे शब्दों में आप जी, सामान्य व्यक्ति की भाषा में अगर आप वॉक करते हैं लेकिन पूरे सेंटेंस को आराम से नहीं बोल पाते हैं, यानी कि आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं। क्योंकि सबके पास स्मार्ट घड़ी नहीं है। जी। वो स्टेप काउंट नहीं, कैलोरी काउंट नहीं कर सकता है। उस परिस्थिति में यही जानना है कि अगर हम आराम से बात नहीं कर सके, फुल सेंटेंस को बोल नहीं सकें, यानी कि आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि बहुत लोग समझ गए होंगे कि अगर आराम से हम टहल रहे हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं या आपस में लोग निकलते हैं, उसको लीजर वॉक। हाँ, आपस में भी ग्रुप बना के लोग निकलते हैं और उसका भी अच्छा प्रभाव है, लेकिन ब्रिस्क वॉक का उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। प्रभावी चीज़ है। बिल्कुल, अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए या अपने पूरे बॉडी को मेंटेन करने के लिए अगर हम ब्रिस्क वॉक करते हैं तो सबसे ज़्यादा कारगर है। जहाँ तक प्री डायबिटिक की बात हुई, डायबिटिक में दवाइयाँ सेवन करना भी जरूरी है और साथ में ब्रिस्क वॉक भी करना जरूरी है। दोनों, दवा भी लेना है और ब्रिस्क वॉक भी करना है। अच्छा। प्री डायबिटिक में जहाँ तक देखा गया कि ब्रिस्क वॉक अकेले में काफ़ी प्रभावी। अच्छा, जी, बिल्कुल। मतलब अगर प्री डायबिटिक है या फिर ऐसी हिस्ट्री है, जैसा कि आपने कहा कि आनुवांशिकता हो सकती है इसमें, तो अगर वैसे लोग शुरू से ही ब्रिस्क वॉक करें या फिर अपना जो खान पान है उस पर कंट्रोल करें, देखा गया मैडम कि ब्रिस्क वॉक करने से आखिर फायदा क्या, कैलोरी कंजप्शन होता है। 5 to 7% बॉडी वेट अगर घटता है तो प्री डायबिटिक नॉन डायबिटिक हो सकता है। लेकिन अगर डायबिटिक मरीज है, अगर वो वॉक करता है और वॉक करके अगर वेट लॉस अप्रॉक्स 7 to 10 kg अगर लॉस होता है तो उसको नॉन डायबिटिक में कन्वर्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। वो हो सकता है, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे तक 10 kg बॉडी वेट को घटा पाना मुश्किल होता है। बिल्कुल आम धारणा भी है सर, और जैसा कि आप जैसे डॉक्टर्स कहते भी हैं कि जो अगर एक बार डायबिटीज़ हो गया
तो फिर वो फिर रिवर्सिबल नहीं होता है। लेकिन इसी पर काम हो रहा है जी। ऐसा देखा गया है कुछ नया जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निर्धारित कुछ दवाइयां हैं जो जी। GLP-RA एगोनिस्ट बोलते हैं। अच्छा। वो वेट लॉस भी कराती हैं, शुगर को भी कम करती हैं। कई बैरियाटिक सर्जरी है जिसमें वेट लॉस से देखा गया है कि प्री डायबिटिक नॉन डायबिटिक जो है वो सामान्य हो गए। अच्छा। यानी कि वेट लॉस होना नेचुरल ढंग से वेट लॉस होना, ध्यान में रखें कि उससे हाइपोग्लाइसेमिया नहीं हो। वेट लॉस करते समय ये ध्यान में रखना है कि शुगर की दवाइयाँ लेते हुए इतना ही वॉक करना है जिससे शुगर हमारा नीचे बहुत ना चला जाए, उसको ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाइपोग्लाइसेमिया होने का भी खतरा रहता है और वो भी डेंजरस है उतना ही जितना हाइपर। एक तो ऐसा होता है कि अगर शुगर 70 के नीचे जा रहा है, अगर मरीज कॉन्शस है तो शुगर कैंडी जो भी है घर में अवेलेबल है उसको ले करके सामान्य हो जाता है। जी जी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी असिस्टेंट अगर वो बेहोश है उस कंडीशन में ओरली कुछ दे नहीं सकते, ओरली नहीं दे सकते हैं। और लोग कोशिश भी करता है कि मुंह से दें तो वो ठीक नहीं है, इसलिए नहीं ठीक, उस लंग्स में बेहोशी की हालत में लंग्स में जाने की संभावना है। इसलिए बेहोश हालत में शुगर या कोई भी कैंडी मुंह के द्वारा नहीं दे, उस समय फिर IV इंसुलिन जो 25% डेक्सट्रोज है वो देना पड़ता है जी। और वो डॉक्टर ही दे सकता है। इसलिए ध्यान में रखें कि हाइपोग्लाइसेमिया से भी बचाएं। बिल्कुल। तो ये जो हाइपर और हाइपो जो होता है सर, इसमें भी ये टेंडेंसी होती है क्या, किसी में बढ़ने की टेंडेंसी होती है, किसी में घटने की टेंडेंसी होती है, या फिर डिपेंड्स ऑन कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कैसी दवाइयाँ ले रहे हैं? मैडम ऐसा है कि दर्शकों को मैं अपना बात साझा करना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के मरीज को 70% समय में वो टाइम इन रेंज होना चाहिए, शुगर रेंज में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगर हाई होना और बहुत शुगर लो होना, इसको ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बोलते हैं। अच्छा। और ये ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी जो है शुगर बढ़ने की तरह ही खराब चीज़ है, ये अंगों पर दुष्प्रभाव डालता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों कभी लो हो जाता है, कभी हाई क्यों हो जाता है, ये फ्लक्चुएशन क्यों होता है। अगर हम मान लीजिए कि 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक करते हैं और किसी दिन हमारा मूड हुआ या ऐसा समय मिला कि हम 1.5 घंटे तक टहल रहे हैं, तो उसमें हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। आप वॉकिंग को भी धीरे धीरे बढ़ाइए और शुगर के हिसाब से बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि किसी दिन 10 मिनट चले या किसी दिन 1.5 घंटा टहले, इसमें हाइपो का चांस होता है। दूसरा, अगर शुगर आपका बहुत कम है तो वॉक करने के पहले कुछ स्नैक्स ले लें। स्नैक्स नहीं लेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो शुगर कम होने पर भी और नीचे कर देता है। कुछ दवाइयां हैं जो ग्लूकोज डिपेंडेंट मैनर में काम करें, ग्लूकोज बढ़ा है तो काम करेगा, जैसे मेटफॉर्मिन है, पायोग्लिटाजोन है। ये कुछ ग्लूकोज इंडिपेंडेंट मतलब मैनर में काम करेगा। इंडिपेंडेंट मैनर का मतलब हुआ जो शुगर लो भी है और 80 भी है तो उसको 40 मिला देगा। तो इस तरह का दवाइयों का जो सेवन करता है उसको एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक जो भी करना है तो वो ध्यान में रखे कि बहुत लो भी ना हो जाए। बिल्कुल। इसका मतलब सर ये हुआ कि जब भी जैसे कोई मरीज़ है अगर और दवाइयों का सेवन कर रहा है तो डॉक्टर तो मरीज़ के हिसाब से दवाइयाँ देते हैं, अलग अलग टाइप के दवा हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, कि अपना जो डायबिटीज़, अगर डायबिटिक कोई है तो उसका जो मेज़रमेंट है कब कितना डायबिटीज़ रह रहा है, उसका एक संतुलन, एक कॉपी हमारे पास रिकॉर्ड बनाकर ज़रूर रखना है। मैडम ऐसा है कि अब तो ग्लूकोमीटर अवेलेबल है। जी। ग्लूकोमीटर से आप जिसके पास साधन है तो वो फास्टिंग में प्री लंच, प्री डिनर, बेड टाइम चेक कर सकता है। या कम से कम जिसके पास साधन नहीं है, अभाव है, उसको कम से कम सिम्टम हो, जैसे हमको अचानक स्वेटिंग होने लगा, हाथ कांपने लगे, धड़कन बढ़ जाए, कमजोरी ज़्यादा महसूस हो, तो ये मान के चलना है कि शुगर हमारा लो हो रहा है। या कभी होता है कि मरीज ने दवा खाया और खाना नहीं खाया
तो क्या होता है, दवाइयाँ जो है इंसुलिन का सिक्रीशन करेंगी और शुगर लो होते जाएगा, लेकिन आपका मिल नहीं होगा तो ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट मिल नहीं पाता है। बिल्कुल सर, मतलब ये है सर कि जिसके पास साधन है या नहीं है वो उसका मेज़रमेंट होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि इसका मेज़रमेंट कैसे करें और कब होना चाहिए। एज अ डॉक्टर आप हमेशा देखते होंगे, अगर मुझे डायबिटीज़ का चेक कराना है, जांच करानी है, तो कभी मॉर्निंग में ऐसी फास्टिंग ऐसे ही ले लिया, फिर दवा खा के बिना खा के लेते हैं लोग, या बहुत सारे आते ही होंगे इस तरह से मरीज। सर बताइए कुछ हमारे। मैडम ऐसा है कि मैंने सदर हॉस्पिटल में मेडिसिन का कंसल्टेंट हूँ। मरीज आते हैं, दवाइयाँ सरकार के द्वारा मुफ्त में दी जाती है और मुफ्त में दी जाती है, मरीज उससे काफ़ी लाभान्वित हैं। लेकिन दिक्कत क्या, जैसे उनको आराम होता है हाँ। तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ हम काम अपना कर लें, फिर 5-10 दिन के बाद छोड़ के आते हैं। वो हो सकता है उनकी कोई परिस्थिति हो जी, काम का लोड हो, जिसके कारण वो छोड़ के आ जाते हैं। उससे क्या होता है, जो दवाइयाँ इफ़ेक्टिव थी वो दवाइयाँ ग्लूकोटॉक्सिस, फिर ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज बढ़ते जाएगा। इस कंडीशन को ग्लूकोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। मतलब वो दवा भी फिर काम नहीं करने लगती हो। करेगा भी तो देर से काम करेगा और उसमें नई दवाइयों का एडिशन करना होगा। अब कंसेप्ट क्या है कि जब हम वेनस ब्लड लेते हैं लेबोरेटरी के द्वारा, तो वो फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग का डिफिनीशन शुगर के लिए है 8 आवर फास्टिंग। जी। अगर रात में आप खाना खा रहे हैं तो 8 आवर फास्टिंग के बाद फास्टिंग करना है। अच्छा। लेकिन मरीज क्या समझते हैं कि सोचते हैं कि जब हम खाने के बाद वाला शुगर करा रहे हैं, क्यों नहीं आज दवा छोड़ के देखें कि कितना मेरा शुगर जा रहा है। जी। अगर मरीज डॉक्टर को बताया कि हम छोड़ के किए तो ये तो पता चलता है कि शुगर जो बढ़ा हुआ है वो छोड़ने करते हैं। लेकिन कभी अगर नहीं बताया, कम्युनिकेट डॉक्टर को नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या हो, डॉक्टर ये समझता है कि ये शुगर दवा खाने के बाद बढ़ा हुआ है। तो आप पोस्ट प्रांडियल है, अगर आप खाने के पहले आपकी दवा लेनी है तो उसको ले के कराएं, क्योंकि एक दिन की दवा वो 24 घंटे के लिए है जी। ऐसा नहीं है सप्ताह भर के लिए नहीं है। इसलिए अपने आप की जांच न करें कि बिना दवा के आपका अगर दवा ले रहे हैं तो लाइफ स्टाइल से फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन दवाइयों का सेवन डायबिटिक के स्टेज में लेना ज़रूरी है और दवा ले के पोस्ट प्रांडियल कराएं। लिपिड प्रोफाइल में 12 घंटा की फास्टिंग होती है। जी। कुछ लिपिड हैं जो कि भोजन से प्रभावित है, ट्राइग्लिसराइड। हाँ। ट्राइग्लिसराइड जो है वो फास्टिंग स्टेट में लेना होता है, इसलिए 12 घंटा की फास्टिंग चाहिए। उसमें आप पानी ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन कोई कैलोरी नहीं लेते हैं। उसी को इसका नाम बोलते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। अच्छा। इसलिए दोनों के फास्टिंग में थोड़ा अंतर है। और उसके लिए अगर इस तरह की जांच करानी है तो डॉक्टर से सजेशन ले लिया जाता है, सुझाव ले सकते हैं कि कब कैसे जांच करानी लेकिन है। एक मैडम है कि आपसे बताना जरूरी है। जी। लेबोरेटरी अक्सर हाँ रात में बंद रहते हैं। अगर 12 बजे रात में किसी को शुगर ड्रॉप किया तो किस लेबोरेटरी में ब्लड देगा? उसको तो ग्लूकोमीटर अब 7, 750, 500 से 1000 रुपये में मिल जाता है। और उससे आपको क्या है कि एक बचाव है, शुगर लो होने का खतरा या बहुत हाई होने का खतरा। अगर 700 चल जा रहा है, 500 चल जा रहा है या 40 चला जा रहा है, प्राथमिक उपचार हम कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार आप घर में कर सकते हैं और थर्ड पार्टी असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ग्लूकोमीटर, दवाइयाँ भी 200 से लेकर के 1000 में हो जा रहा है। ग्लूकोमीटर तो परमानेंट चीज में स्ट्रिप्स जो लेना होता है, और स्ट्रिप में निकालने में ध्यान में रखना है कि एक स्ट्रिप निकालें तो उसको बंद कर दें, क्योंकि हवा लगने से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अच्छा। तो एक स्ट्रिप निकालें और डब्बा को बंद कर दें। ऐसा नहीं कि जब तक हम जांच कर रहे हैं वो पूरा स्ट्रिप जो है एक्सपोज हो रहा है मॉइस्चर, फिर सही मेजरमेंट नहीं आएगा, मेजरमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए एक स्ट्रिप निकालें, डब्बा को बंद कर दें और कोशिश करें कि उसको ठंडे जगह पर रखें जिससे उसमें धूप और मॉइस्चर नहीं लगे, तो एक्यूरेसी रहेगा। इसको कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट, बिल्कुल सही से मेजरमेंट लेना, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर कर रहे हैं उसको भी सही से रखना, उसका भी सही उपयोग बहुत जरूरी है। अब तो मैडम हम आपको शेयर करना चाह रहे हैं कि महानगरों में कंटिन्यूअस सीजीएम अवेलेबल है, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अच्छा। ये क्या करता है कि 14 दिन तक 24 घंटे जो है एक बार लगाने के बाद ये मेजरमेंट
24 घंटे मतलब 24 नींद में घंटे भी? रात में सोए हुए, खाए हुए में, और अलार्म सिस्टम है। ये अगर विदेशों में है सर या यहाँ भी? इंडिया में भी इंडिया है, में भी। महानगरों में है, रांची में कुछ लोगों को सीजीएम लगा हुआ है, कम लोग हैं क्योंकि कॉस्टली अभी है। इसमें क्या किया जाता है कि सीजीएम का जो स्ट्रिप है वो बांह के पीछे में सबक्यूटेनियस लेयर में, फैटी लेयर में उसको लगाया जाता है, और उससे आपको अलार्म सिस्टम लो होगा तो अलार्म देगा। अच्छा। हमारे स्मार्ट वॉच में वो आएगा कि कितना आपका है, और उसमें देखना होता है। वहीं आपकी चर्चा हमने किया टाइम इन रेंज, 70% समय में वो निर्धारित जो वैल्यू है उसके बीच में शुगर होना। टाइम बिलो रेंज होगा मतलब हाइपो होगा, अलार्म सिस्टम होगा। टाइम अबव रेंज होगा तो भी अलार्म होगा। लेकिन ये सब के पहुंच के बाहर है। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है समय के साथ उसका कॉस्ट कम हो, और कुछ ऐसी स्थिति आए कि सबके घर में धीरे धीरे CGM कॉमन हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबको अवेलेबल है। लेकिन ग्लूकोमीटर लेकिन सामान्य कॉस्ट है, उसको सब कोई ले सकता सभी है। रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये आसान है और सभी लोग रख सकते हैं और इसे रखना चाहिए, जी। जैसा कि आप सलाह कर रहे हैं। या तो हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो या डायबिटीज़ हो जाए किसी को, या होने के चांसेस लगते हैं कि हमें हो सकता है, तो इस तरह के जो ध्यान है वो हमें रखना चाहिए। जहाँ तक दवाइयों की बात है सर, इसके इलाज और चिकित्सा की बात है, वो अब हम करना चाहेंगे आपसे। जैसे कि डायबिटीज़ में ये मानते हैं या होता भी है कि दवा खाना बहुत ज़रूरी है, दवा नहीं छोड़ना है बीच में। लेकिन क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ या ऐसा कोई इंजेक्शंस आने वाले दिनों में कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा कम एफर्ट हो इसके अंदर? मैडम, आपसे बात किए हैं कि वेट मैनेजमेंट हाँ के को लेकर के कुछ दवाइयाँ आई हैं, और कुछ सर्जरी है। मतलब वो कॉमनली है? वो कॉमन अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना कि इंसुलिन पॉपुलर है, जितना कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, लेकिन वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं। हाल में एक ओरल GLP-1 एगोनिस्ट बोलते हैं। अच्छा। क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं तो इंक्रीटिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसको GLP बोलते हैं जी। इंक्रीटिन हार्मोन क्या होता है कि खाना खाते ही वो इंसुलिन का रिलीज करता है। अच्छा। तो ये GLP-1 क्या होता है कि ये इंक्रीटिन हार्मोन डायबिटीज के मरीजों में कम सिक्रीट होता है, इसलिए इंसुलिन रिलीज नहीं होता है। फर्स्ट फेज ऑफ इंसुलिन रिलीज जो है गड़बड़ाया रहता है। तो ये क्या होता है, GLP-1 का लेवल जो है वो 8 to 10 टाइम्स बढ़ा देता है। तो क्या होता है, एक स्टोमक में जो हमारा ट्रांजिट टाइम भोजन का उसको डिले करता है। भोजन सेटाइटी को बढ़ाता है कि जितना भोजन, डायबिटीज के मरीजों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उस कंडीशन में ये सेटाइटी को बढ़ाता है, यानी कि संतोष, भोजन से संतोष होता है। और साथ में इंसुलिन का रिलीज करता है। तीसरा क्या है, एक शुगर का बढ़ाने वाला हार्मोन है ग्लूकागॉन, उसको भी घटाता है। जी जी। इस कंडीशन में क्या होता है, एक तो हमारा शुगर भी कंट्रोल होता है, और दूसरा क्या है कि वेट मैनेजमेंट में होता है। तो जो ओरल सेमाग्लूटाइड है वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो इंजेक्टेबल है वे वेट मैनेजमेंट, उसको वीकली देते हैं। जी 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 बिल्कुल। वेट मैनेजमेंट और कई अमेरिका जैसे कंट्री में बड़ा पॉपुलर भी है। बीच में मिल भी नहीं रहा था, लेकिन ये इसका ऐसा नहीं कि नया आया है, पहले भी लीराग्लूटाइड था, वो डेली लेना पड़ता था। डुलाग्लूटाइड था, वो वीकली लेना पड़ता था। सेमाग्लूटाइड है, ये वीकली लेना पड़ता है। तो ये वेट मैनेजमेंट और शुगर दोनों को कंट्रोल, साथ में देखा गया है किडनी और हार्ट का इससे प्रोटेक्शन मिलता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए फ्यूचर में इन दवाइयों के सेवन से वेट मैनेजमेंट भी होगा और शुगर कंट्रोल भी होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। इस वक्त भी अगर हम चाहें अपने खान पान पर, अपने दिनचर्या पर, अपने एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे तो बहुत हद तक हम डायबिटीज़ से बचे रह सकते हैं, और जिन्हें डायबिटीज़ है वो अपने लाइफ को बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। सर, सवाल बहुत सारे आ रहे हैं मेरे जहन में, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें। सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुँची हैं। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।